आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मचा दी है। अमित शाह ने कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वे खेती करेंगे। जी हाँ, ऑर्गेनिक खेती और साथ में वेद और उपनिषद पढ़ेंगे भी। अब सवाल ये है, जब मोदी जी की उम्र 75 के पार होने वाली है तो वे रिटायरमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस और मोदी शाह की जोड़ी में अब दरार दिखने लगी है? चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। तो सबसे पहले सीधा मुद्दे पर आते हैं। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका प्लान है खेती करना, वो भी ऑन ऑर्गेनिक खेती, और साथ ही वेद उपनिषद पढ़ने का मन है उनका। मतलब न कोई राजनीतिक थिंक टैंक, न कोई पार्टी की गाइडेंस, न राजभवन, न मंत्री, बस खेत, मिट्टी और शास्त्र। अब ये सुनकर राजनीतिक पंडितों की भौहें तन गई हैं। एक आदमी जो दशकों से बीजेपी का सबसे पावरफुल फेस है, जो मोदी के बाद सबसे ताकतवर नाम है, अगर वह रिटायरमेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा है। और इसी से एक नया सवाल खड़ा होता है, मोदी जी का क्या? अब देखिए, मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 17 सितंबर 2025 को वो पूरे 75 साल के हो जाएंगे। अब आरएसएस का जो अनौपचारिक नियम है वो ये कहता है कि 75 की उम्र के बाद नेता एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना लेते हैं। खुद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लीडर्स को इसी नियम के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। लेकिन मोदी जी को लेकर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ना मोदी बोले, ना शाह बोले, और जब शाह बोले तो सिर्फ अपनी बात कही कि मैं रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। मोदी जी के रिटायरमेंट पर एकदम सन्नाटा। तो फिर क्या ये संकेत है कि मोदी अभी और रहेंगे और शाह विदा ले लेंगे? अब जरा एक और परत खोलते हैं। आरएसएस इन दिनों काफी एक्टिव है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बार बार जोर दिया है कि बीजेपी को अपने मूल विचारों पर लौटना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक संघ चाहता है कि पार्टी में अब नई पीढ़ी आए, वैचारिक अनुशासन लाया जाए और जो नेता 75 के करीब या पार हो रहे हैं उन्हें धीरे धीरे मार्गदर्शक की भूमिका दी जाए। लेकिन उधर मोदी और शाह का खेमा चाहता है कि सत्ता का केंद्र यहीं बना रहे, और ये टकराव अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। पहले संजय जोशी की वापसी की चर्चा चली, फिर नितिन गडकरी के बयान जिसमें उन्होंने बढ़ती गरीबी और पूंजीपतियों की बढ़ती ताकत पर सरकार को घेरा, और अब शाह की यह रिटायरमेंट टॉक। सीन 4, अमित शाह की खेती और मोदी की राजनीति। अमित शाह की बात को यूं ही मत लीजिएगा। वो जब कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो वो दरअसल एक सॉफ्ट लैंडिंग है, एक इमेज बिल्डिंग, एक जर्नलिस्ट से संत की ट्रांजिशन। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब आरएसएस अंदर खाने बीजेपी की वर्तमान शैली से नाखुश है। और सोचिए, शाह खेती करेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा पार्टी में बदलाव लाने के लिए? आरएसएस की भाषा में कहें तो संघ आत्मा है, सत्ता शरीर है, लेकिन अब आत्मा नाराज है। शाह शायद ये बात समझ चुके हैं, मोदी शायद समझना नहीं चाहते। क्या शाह का रिटायरमेंट मोदी के लिए ढाल है? क्या शाह का ये रिटायरमेंट प्लान मोदी जी को क्लीन चिट देने का तरीका है? क्योंकि अगर मोदी रिटायरमेंट की बात करते तो विरोधी झपट लेते। देखो, सत्ता छोड़ रहे हैं, नियमों से भाग रहे हैं, या फिर संघ का दबाव है। लेकिन अगर शाह पहले से ही कहें कि मैं हटूंगा तो मोदी को एक सुरक्षित स्पेस मिल जाता है जहां वो कह सकते हैं, मैं अभी जनता की सेवा कर रहा हूं। तो ये सिर्फ एक निजी योजना नहीं, ये एक रणनीतिक मूव भी हो सकता है। विपक्ष क्या कह रहा है? और भैया, विपक्ष वाले तो बुरा हाल कर रहे हैं इस मुद्दे पर। संजय राउत ने ताना मारा, जब मोदी 75 पार होंगे तो उन्हें कौन रोक रहा है रिटायरमेंट से? अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर आडवाणी को रिटायर किया जा सकता है तो मोदी को क्यों नहीं? और कांग्रेस के खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया, मोदी शाह छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए कठपुतली बना रहे हैं। यानी शाह के एक बयान से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और मोदी को जवाब देना पड़ेगा सूनर और लेटर। क्या रिटायरमेंट प्लान बदलाव का संकेत है? दोस्तों, राजनीति में कोई भी बयान सिर्फ शब्द नहीं होता, वो संकेत होता है। अमित शाह का खेती और वेदों की ओर लौटना एक सिंपल फैसला नहीं है, ये आरएसएस की आंतरिक नाराजगी, बीजेपी के भविष्य और मोदी के इरादों की परछाई है। सवाल ये नहीं कि अमित शाह खेती करेंगे या नहीं, सवाल ये है, क्या मोदी भी ऐसा कोई संकेत देंगे? क्या 2025 के सितंबर से पहले वो अपने रिटायरमेंट को लेकर कोई रुख साफ करेंगे, या फिर सत्ता के सिंहासन पर सब चुपचाप बने रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि शाह रिटायर होकर खेत जोतेंगे या नहीं, असली सवाल है, क्या ये बयान सच है या ये एक भटका हुआ मिसाइल है? जी हाँ, भटका हुआ मिसाइल, जो सीधे निशाने पर न जाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा दे।
अब सोचिए, जब पूरा विपक्ष और यहाँ तक कि आरएसएस के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि मोदी 75 की उम्र के बाद क्या करेंगे, तभी शाह आते हैं और बोलते हैं, मैं रिटायर होकर खेती करूंगा, वेद पढ़ूंगा। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल टच है या फिर एक सोची समझी स्क्रिप्ट जिससे मोदी के रिटायरमेंट को लेकर चल रही चर्चाएं थम जाएं? मतलब मोदी चुप, शाह एक्टिव, और सारा फोकस मोदी कब रुकेंगे इनसे हटकर शाह कितने आध्यात्मिक हो गए हैं पर चला गया। क्या ये महज टाइमिंग का खेल है या फिर शाह और मोदी दोनों जानते हैं कि अब संघ का दबाव आ रहा है और जनता के बीच एक तपस्वी नेता की छवि बनाना जरूरी है ताकि जब सत्ता का हस्तांतरण हो तो शोर ना हो। शाह का ये बयान अचानक नहीं आया, ये प्रेस मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, मोदी जी चुप हैं लेकिन शाह बोल रहे हैं। क्या यही शाह का असली रोल है, यानी मोदी को बचाओ, ध्यान मोड़ो और खुद को मैदान से बाहर दिखाओ? बहुत बढ़िया रणनीति है अगर वाकई ऐसा है। अब ये आप पर है, आप क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह वाकई अब राजनीति से संन्यास लेकर खेत की ओर बढ़ने वाले हैं या फिर ये एक वेल क्राफ्टेड मीडिया ट्रिक है जिससे मोदी जी की रिटायरमेंट बहस दब जाए? अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ है सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गाँव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपये से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर, हम पहले महिला सभी को 50-50 रुपये इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूँ करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1000 रुपया किया मासिक, 2000 यूँ करके 3, 4, 5 हजार तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है अभी सर? हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की। अरे वाह। हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने सर। सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है सभी। उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर, सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी लिए वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो। सभी हमारे मासिक किस्ते के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं सर, आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं ही हमारे काम करती है, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर काम कितनी महिलाएं करती है? हम 2 ही कर्मचारी हैं। 2 ही कर्मचारी? हाँ। और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि कोई हमें बात कंप्यूटराइज नहीं, बनाया जाए आप तो वहाँ अच्छा। लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर, डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया, वो आप लिखवा दीजिए। बहुत हाँ, कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा देगी। हाँ सर, आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ सर। मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ सर, हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनवाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हो। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज़्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नए युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं।
अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ मैं। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है वहाँ सोसाइटी से, और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूँ समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन दूसरे आसपास वालों को मालूम आसपास पड़ता है? वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं, पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या, जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए खरीफ हैं, में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी हाँ, पर, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं सर। हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते मंडी को मत भेजिए आप, 2 संस्था हाँ। है भारत सरकार की। हैं। जी ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस हाँ। दृष्टि से अच्छा कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन, 2 चीजों पे दावा जोर 2 चीजें खरीद लेगी। खरीद। और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में, तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया है तो आपको दाम मिल दाम जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है, वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार ये ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ, जी कितने लोग मेरी बात समझे हैं? क्या? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की, मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी, अच्छा, जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, हाँ। काटने की मशीन, ये सब जी। लेकर सभी किराए से किसानों को दे, इस प्रकार की। हाँ, और एक आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे उनको। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से, कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी। मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं। जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है सहकार की भावना से, हमारे जो प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक है, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद, बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है
वो एक लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े। और मैं आपसे निवेदन करना कितने चाहूंगी, मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558। 558 किसान फैमिली है? हाँ, फैमिली है। इसमें एक फैमिली के दो ऐसे नहीं है? नहीं, एक फैमिली के दो तो नहीं है। 558 हाँ, फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और डायरेक्टर एक ही है। साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले मंडप लैंप्स में था, अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए और महिला उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी, मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं 35 महिला है जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। चलो, अच्छी बात है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के सलामतपुर पैक से कुंवर सिंह डांगी जी को। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पैक सलामतपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके तुरंत बाद जो आपने बालोजों में संशोधन किया, उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमारे नेपियर ग्रास लग चुका है सर। उसमें लगभग 50 एकड़ में नेपियर ग्रास लग चुका है और उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा, क्योंकि अभी उसकी लागत बहुत कम है सर, 10 से 12 हज़ार लागत है और उसको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 50 एकड़ में लग चुका है। मशरूम वर्ल्ड कंपनी से हमारा टाइप हुआ है और ये जब संभव हो पाया जब आपने बायोलॉज में जो संशोधन किया है। और मेरी पैक सर 2050 मेंबर हैं और मेरी जो टर्नओवर है 9 करोड़ 35 लाख का है सर। और पैक्स के कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो भी। आप सभी के बायलॉज में संशोधन हो चुका है? पक्का? ये बायलॉज आपके पैक्स को कभी वीक नहीं होने देंगे, ढेर सारी संभावनाएं खोलते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी पैक्स का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो इंस्पेक्टर होगा, इससे एक बार ये समझ लीजिए कि बायलॉज के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बहुत अच्छे से हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उनके साथ आपके बायलॉज का ट्रेनिंग एक बार समझ लीजिए आप। इससे कई सारी नई गतिविधियां आप जोड़ पाएंगे। और पैक्स का जो खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, तनख्वाह होती है, कंप्यूटर का बिल होता है, ये सारी चीजें उसी में से निकल जाएगी और पैक्स शुद्ध रूप से मुनाफा करने लगी। परंतु एक बार आपको भी संचालक के नाते देखना चाहिए। कोई चेयरमैन साहब आए हैं पैक्स के यहाँ पर या सेक्रेटरी आए हैं? आप चेयरमैन है? चेयरमैन है कोई? आप चेयरमैन है दूध मंडी के? ठीक है जी। हमारी सोसाइटी में 2050 मेंबर हैं सर। 9 करोड़ 45 लाख का टर्नओवर है और हमारी समिति की वसूली 98% हो जाती है। सभी किसान समय पर हमारा 0% की वजह से समय पर चुकाते हैं सर। और आगे हमारी एक योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अनाज भंडारण योजना देश में चला रहे हैं, उसके तहत में हमारे पास 2 एकड़ जमीन है सर। उसमें मैं ज़्यादा तो बड़ी नहीं, लेकिन 3000 टन का मैं उसमें वेयर हाउस बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे किसान को जब वो चाहे जब वो अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सके, तो उसमें हम रखने की हमारी इच्छा है। और अब कविता जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान से पधारी हैं। तलवाड़ा लैंप्स में वे व्यवस्थापक हैं। सर, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे समिति को बहुत फायदा हो रहा है। जो काम करते हैं वो आसानी से हो जाता है। सर, मैं बांसवाड़ा जिले में एकमात्र महिला व्यवस्थापक हूँ। हमारी समिति खाद बीज का व्यवसाय करती है सर, और ऋण वितरण करती है। हमारे 395 सदस्य हैं, उनमें अभी FIG के माध्यम से सर 1 करोड़ 20 लाख का लोन वितरण किया है। और जिन लोगों के फिंगर नहीं आ रहे थे, उनके मतलब जो बुजुर्ग है, बीमार है, उनके घर घर जाकर फिंगर लगाए सर।
और अभी जो नैनो यूरिया के साथ में जो नैनो आ रहा है उसका प्रचार अभी बहुत है। जोशी जी, ये नैनो देने के बाद थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। हाँ सही है सर। किसान क्या करता है, नैनो भी छिड़क देता है और पंप से, हम और फिर लोगों को समझाते हैं सर जो वो लेने आता खेत है उनको। में यूरिया भी डालते हैं, इससे हाँ। तो आपका क्रॉप जल जाएगा। हाँ, जमीन खराब हो रही है। तो जिसको नैनो की बोतल दीजिए उसको बताइए थैली ही है। हाँ नहीं समझा रहे सर बराबर लोगों को। बाद में थैली वाला यूरिया नहीं वो, हाँ। छिड़कना है। समझ रहे किसान क्या? जी सर, हाँ समझ रहे हैं। इफको की आप डीलर है, आपकी मंडली? हाँ इफको से डायरेक्ट आता है खाद हमारे। कितना खाद बेचते हैं आप? अभी 18,000 सर निकलता है साल भर में। 18,000 यूरिया और 5,000 DAP। 5,000 DAP। जी सर। चलो अच्छी बात है। कंप्यूटराइजेशन से फायदा हुआ है? हाँ फायदा हुआ है सर। ऑपरेट कौन करता है? सर मैं ही करती हूँ पूरा काम। आप ही करते हैं? जी सर। आप सीख गई या पहले से? सर पहले से ही आता है मेरे को, मैं ही काम करती हूँ। है? सर मैं ही काम करती हूँ, मेरे को आता है सर। अच्छी बात है। और राजस्थान में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है? जी सर। इसके साथ जुड़ी हुई है? जी सर। इस संवाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं खरगांव मध्य प्रदेश से वीरेंद्र चौहान जी को। सबको जय श्री राम। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया बायलॉज के तहत हमारी संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूँ। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गया आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए। 6 महीने अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है? जी। केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने बी फार्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को। कैसा है दवाओं का फ्लो, कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर जी। और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयाँ मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयाँ जिन्हें लगती है, जैसे बीपी शुगर वगैरह इस टाइप से दवाइयाँ हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहाँ से लोग गए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, बीपी की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया। और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हर मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई कि जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ ही है। और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्रीबेन पटेल को, जो अपने विचार रखेंगे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर।
पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात की महिलाएं त्रिभुवन काका को आशीर्वाद देती हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, और इन्होंने जो सच्ची कोऑपरेटिव की नींव डाली थी, इसके कारण आज गुजरात की 36 लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार कर रही, 80,000 करोड़। ये जो बहनें यहाँ कह रही ना 1 करोड़ का मैं दूध भरती हूँ, मैं 15 लाख का दूध भरती हूँ, 20 लाख का, ये त्रिभुवन काका न होते तो कभी न होता, कभी ना होता सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।